नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के पाठ 2 ल्हासा की ओर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार है राहुल सांकृत नायन। ल्हासा की ओर जो ये पाठ है, यह एक यात्रा वृतांत है। इसमें राहुल सांकृत नायन ने सन 1929 से 30 में नेपाल से तिब्बत के दुर्गम रास्तों का रोमांचक वर्णन किया है। तो आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं और पाठ का नाम है ल्हासा की ओर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम इस पाठ के जो लेखक है राहुल सांकृत्यायन के परिचय को जान लेते हैं कि वो कौन थे। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मूल नाम था केदार पांडे। उन्होंने काशी, आगरा तथा लाहौर से शिक्षा प्राप्त की। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब से उन्हें राहुल सांकृत्यायन नाम से पुकारा जाने लगा, यानी इनका मूल नाम नहीं था। राहुल जी विविध भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्हें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। इसलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत नायन ने कहानियां, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, जीवनी, आलोचना आदि विविध विधाओं में अपना लेखन किया। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, घुमक्कड़ शास्त्र आदि ये इनकी रचनाएं हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 150 के आसपास है। राहुल सांकृत्यायन के साहित्य में जिंदादिली और साहस के दर्शन होते हैं। उन्होंने न केवल स्वयं जीवन भर देश विदेश की यात्राएं की, अपितु अपने साहित्य में भी उन यात्राओं का सजीव वर्णन उन्होंने किया है। उनकी यात्रा पिकनिक या मनोरंजन का शगुल मेला नहीं होती, बल्कि कठोर साधना होती है। यानी सिर्फ वो घूमने के पर्पज से नहीं जाते, एंजॉय करने नहीं, वो चीजों को समझने जानने के लिए यात्रा करते हैं। इस साधना के दर्शन ल्हासा की ओर नामक यात्रा वृतांत में देखा जा सकता है। महापंडित राहुल जी की जो भाषा है वो घुमक्कड़ी है, यानी घुमक्कड़ी भाषा का मतलब है घुमक्कड़ वो प्रवृत्ति के हैं, यात्राएं वो करते रहते हैं। तो इस वजह से जिस जगह पर उनका जो असर है, जिस जगह पर वो उस समय रहते हैं, उस जगह की भाषा या आम बोलचाल का उनकी रचनाओं में प्रभाव देखा जाता है। तो जो पाठ है वो कुछ यात्राओं पर ही आधारित है, जिसमें राहुल जी ने अपनी जो यात्रा की है उस यात्रा को उन्होंने एक पाठ के माध्यम से व्यक्त किया है। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। फरी कलिंगपांग का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। यानी जो जगह की बात की जा रही है फरी कलिंगपांग, ये पहले रास्ता नहीं था। ये इसको बाद में बनाया गया है। तो बताया गया है कि इस रास्ते के बनने से पहले तिब्बत आने जाने का रास्ता नेपाल तिब्बत मार्ग था। यह सैनिक मार्ग भी था, यानी जो फौजी चौकियाँ वगैरह जो सोल्जर्स वगैरह जाते थे वो भी इसी रास्ते से, यानी ये एक ही रास्ता था जाने के लिए। आज भी इस पर अनेक चौकियाँ और किले बने हुए हैं और आज भी अगर इस रास्ते से कोई जाए तो इस रास्ते पर आज भी बहुत सी चौकियाँ यानी सोल्जर्स के रहने के ठिकाने और किले बने हुए हैं। कभी यहाँ चीनी सेना रहती थी और चाइना की जो सेना थी, जो सोल्जर्स थे वो यहाँ रहा करते थे। आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं और जो फौजियों के लिए यहाँ पे किले और मकान बनाए गए थे वो गिर चुके हैं और कुछ में किसानों ने अपना कब्जा कर लिया है। यानी अब यहाँ सोल्जर्स वगैरह नहीं रहते, रास्ता बंद हो चुका है। मतलब एक रास्ता नहीं है, पहले एक ही रास्ता था, अब 2-3 रास्ते हो चुके हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पर किसानों ने डेरा जमा लिया है। तिब्बत के जीवन में अनेक आराम तथा कठिनाइयाँ भी हैं। यानी जो तिब्बतीय जीवन है उसमें बहुत सी आपको छूट भी है और बहुत सी परेशानियाँ भी हैं। यहाँ छूट क्या है कि यहाँ पे जाति-पाति और छुआ-छात का भेद नहीं होता, औरतें पर्दा नहीं करती, तो यहाँ पे इन चीज़ों की छूट है, यानी कोई टेंशन नहीं है। और निम्न श्रेणी के भिखमंगे यानी जो बिल्कुल ही गए गुजरे भीख मांगने वाले हैं, उनको छोड़कर यानी उनको छोड़कर कोई भी स्ट्रेंजर आपके घर के भीतर आ जा सकता है। उसके कहने पर वहाँ के जो घर की महिलाएँ हैं, औरतें हैं, वो उस भिखमंगे को छोड़कर जो भी स्ट्रेंजर आया है उसके लिए चाय बना सकती हैं। वहाँ चाय, मक्खन और सोडा नमक मिलाकर चोंगी में कूटकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में परोसी जाती है। यानी इसका मतलब यहाँ पर ये है कि भिखमंगों को छोड़कर, भिखारियों को छोड़कर
कोई भी स्ट्रेंजर उनके घर जा सकता है और घर की महिलाओं को चाय बनाने के लिए वो कह सकता है। आगे राहुल सांकृत्यायन जी बताते हैं कि जब वो परित्यक्त चीनी के लिए यानी जो छोड़े हुए चीनी के लिए से चले, तो एक आदमी उनसे राहदारी मांगने आया। राहदारी का मतलब यहाँ पर है कि यात्रा के दौरान यात्रा करने के लिए जो टैक्स है वो आपसे वसूलने के लिए आया। तो लेखक ने अपने और अपने जो साथी जिसके साथ वो यात्रा कर रहे थे सुमति, उनके हाथ में जो टिकटें थी, जो पर्चियाँ थी, वो उस राहदारी जो माँगने आया उस व्यक्ति को दे दी। सुमति की जान-पहचान यानी जिनके साथ वो यात्रा कर रहे थे उनका नाम था सुमति। सुमति की जान-पहचान के कारण उसे थोंगला के आखिरी गाँव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। यानी सुमति यहाँ पहली बार नहीं आया, उसके जान-पहचान के लोग यहाँ रहते हैं। जान-पहचान के कारण उसे एक अच्छी जगह रहने के लिए मिल गई। जब वो पिछली बार पहले भी यहाँ तिब्बत आए थे, तब उन्हें घोड़ों पर सवार होकर वो वहाँ गए थे और उन्हें वहाँ एक गरीब झोंपड़े में ठहरना पड़ा था। इस बार वो भिखमंगों के यानी गरीब भिखमंगों के भिक्षुओं के भेष वेश में वो यात्रा पर थे। आगे चल के बताते हैं कि डांडे तिब्बत के खतरनाक स्थल है, यानी एक जगह है जिसका नाम है डांडे और ये तिब्बत का सबसे खतरनाक इलाका है। ये खतरनाक क्यों है? एक तो ये 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही साथ वहाँ बहुत दूर तक कुछ नहीं है, सब बंजर है। इसलिए उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है, इतना ऊंचाई पर होने के कारण। नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी दिखाई नहीं देते, यानी बहुत ज्यादा दुर्गम, बहुत ज्यादा कठिन रास्ता है। तो यहाँ डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, तो डाकू यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ सरकार, पुलिस पर कोई खर्च भी नहीं करती, क्योंकि यहाँ लोग नहीं हैं, तो सरकार भी ज़्यादा पुलिस पर इतना खर्चा नहीं करती कि जाओ वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए आप डांडे में मतलब तैनात हो जाओ। इसलिए यहाँ खून आसानी से हो जाता है और डांडे में बहुत जल्दी खून हो जाता है, क्योंकि डाकू क्या करते हैं, पहले आपको मार देते हैं, फिर देखते हैं आपके पास क्या है। कि आपसे क्या लूटा जा सकता है। वो मारते इसलिए क्योंकि वहाँ पे आम इंसान के पास भी हथियार रहता है। तो उनको लगता है कि हम इससे पहले पूछताछ करेंगे तो ये हम इसको नहीं मारेंगे तो उससे पहले शायद हमें मार दे। तो हथियार का कानून ना होने की वजह से भी डाकू पूछते बाद में हैं, यानी पहले वो कत्ल कर देते हैं उसके बाद वो जो उनको चाहिए वो ले लेते हैं। लेखक और सुमति भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे। अब भीख मंगे बने भिखमंगों के पास होता क्या है, इसलिए उन्हें डाकुओं का कोई खतरा भी नहीं था। वह जहाँ भी खतरनाक स्थिति देखते, तो वो क्या करते, टोपी उतार कर भीख माँगने लगते, कि वो भिखारी है, वो ऐसे प्रिटेंड करने लगते। आगे चल के क्या होता है, अगले दिन उन्हें 16-17 मील की ऊँचाई चढ़कर लंगकौर पहुँचना था। ये जगह का नाम है लंगकौर और वहाँ उन्हें 16-17 मील की ऊँचाई पर पहुँचना था, इसलिए उन्होंने घोड़े कर लिए। उन्होंने सोचा कि हम पैदल तो यात्रा नहीं कर सकते, तो चलो घोड़े कर लेते हैं। दोपहर के समय वह डांडे पर पहुँचे। 17-18 हज़ार फीट की ऊँचाई थी। दाहिने तरफ हिमालय की हज़ारों बर्फीली चोटियाँ थी। नीचे की तरफ वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी नीचे देखने वाले जो पहाड़ नंगे क्यों थे? ना उन पे हरियाली थी, ना ही उनके ऊपर बर्फ थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का यानी सबसे ऊँचा सर्वोच्च यानी सबसे पहाड़ का जो सबसे ऊँचा स्थान था, वहाँ डांडे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों, सींगों तथा रंग-बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। यानी ये एक यात्रा वृतांत है, इसमें कुछ नहीं है, कोई मुश्किल रटने वाली चीज़ें नहीं है, बस इसमें ये है कि लेखक ने जो यात्रा की है किन-किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ है, किन चीज़ों का वो दर्शन कर रहा है, किन चीज़ों को वो महसूस कर रहा है, वो सब चीज़ें अपनी इस यात्रा में वो आपको दिखाना चाह रहा है। आगे चल के उतराई आ गई, अब वो चढ़ तो चुके हैं, अब उन्हें नीचे की ओर भी आना है, यानी वो पहाड़ को पार कर रहे, क्रॉस कर रहे हैं। लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था, यानी सुमति का घोड़ा तो अच्छी स्पीड में था, लेकिन जो लेखक का घोड़ा था वो बहुत स्लो था। लेखक उसे आगे चलने को कहता, तो वह और पीछे हो जाता। ऑब्वियस है वो भी थक चुका होगा, 2 रास्ते आगे को फूट रहे थे, ठीक है? तो लेखक बाएँ रास्ते पे चल पड़ा क्योंकि लेखक का घोड़ा बहुत पीछे था, तो लेखक रास्ता भटक गया। उसको हो जाना राइट था सुमति के साथ-साथ, लेकिन उसका जो घोड़ा था वो बाएँ की ओर चल पड़ा। 1.5 मील चलने के बाद पता चला कि वह तो रास्ता गलत है, रास्ता भटक गया है। वह फिर से वापस आया, शाम के 4-5 बज गए। सुमति उसका इंतज़ार कर रहा था, वह गुस्से में था। सुमति गुस्से में क्यों था? क्योंकि वो उसका वेट कर रहा था, वो काफ़ी लेट था। गुस्से से मुँह उसका लाल हो गया और फिर गुस्से में उसने बोला कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूँक डाले, यानी मैं ठंड में यहाँ बैठा हूँ और चाय पिए जा रहा हूँ और तुम्हारी प्रतीक्षा किए जा रहा हूँ। लेखक ने अपनी मजबूरी बताई तो वह शांत रहा, यानी यहाँ पे लेखक के दोस्त की भी एक इसको विशेषता कह सकते हैं, जितनी जल्दी उसे गुस्सा आता था, उतनी जल्दी उसका गुस्सा
शांत भी हो जाता था। यानी जब लेखक ने अपनी मजबूरी बताई तो सुमति का गुस्सा तुरंत ही शांत हो गया। लंकावर में वे अच्छी जगह पर ठहरे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर भी सुमति के जान पहचान के लोग थे और उन्हें वहाँ अच्छे से चाय, सत्तू और गरमा-गरम यानी जो वहाँ की तिब्बतीय डिशेज़ है, वो खाने को मिली। इसके बाद क्या था? अब वे तिंदरी के विशाल मैदान में थे। उसके चारों ओर पहाड़ियाँ थी। विशाल मैदान के भीतर एक पहाड़ी थी, जिसका नाम था तिंदरी समाधि गिरी। समाधि मतलब जहाँ पर बहुत सारी समाधियाँ और गिरी अर्थात पर्वत और तितरी जगह का नाम था। उसके आस-पास अनेक गाँव थे, जिसमें सुमति के यजमान रहते थे, यानी सुमति को जानने वाले उनके पहचान के लोग रहते थे। सुमति सब जगह जाना चाहते थे ताकि उन्हें गंडे पहुंचा सके। गंडे यहाँ पे कहा गया है कि एक एक लकड़ी के डंडे पर कपड़े से झंडी बांधकर जिस पे कोई धार्मिक चिन्ह हो यानी किसी धर्म को प्रदर्शित करता हो वो बांधने जाना था। गंडे पतली पतली चीरी बत्तियों से बनते थे, पतली पतली चीरी बत्ती जिनको चीर कर बनाया गया हो। गंडे खत्म हो जाने पर वह और कपड़ों से नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमति को दूर-दूर के गांव में ना जाने के लिए राजी कर लिया था क्योंकि लेखक जानता था, राहुल सांकृत्यायन जानते थे कि अगर सुमति दूर-दूर गए और सब जगह उनके जानने वाले लोग हैं तो वो हर जगह टाइम लगाकर आएंगे जिसकी वजह से जो उनकी यात्रा है वो और ज्यादा लेट हो जाएगी, डिले हो जाएगी। वो और लंबी खिंच जाएगी। इसलिए जो लेखक थे, जो राहुल सांकृत्यायन थे, उन्होंने सुमति को कन्विंस कर दिया था कि वो दूर-दूर ना जाए, जो भी आस-पास उनके यजमान हैं, उन्हीं तक गंडे वो बाँटे। आगे अगले दिन लेखक और सुमति सुबह 10-11 बजे चले। धूप कड़ी थी, बहुत तेज धूप थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण माथा जलता था, तो पीछे का कंधा बर्फ सा ठंडा होता था। यानी माथा जलता था यानी धूप जो थी बिल्कुल सर के ऊपर थी, तो सर पे पड़ती थी तो माथा एकदम गर्म हो जाता था और पीछे क्या होता था, बिल्कुल बर्फ सा ठंडा मतलब कि सारा धूप का जो फोकस है वो आगे और पीछे नहीं है, तो इसलिए वो सर्द गर्म महसूस होता था। धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा रखना पड़ता था। यानी लेखक को इस यात्रा में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। देखिए उसका घोड़ा भी पिछड़ गया था, साथ ही साथ उसको कड़ी धूप, तो ये सारी चीज़ें भी कठिनाइयाँ हैं। आगे चल के क्या होता है कि तिब्बत की जो ज़मीन होती है, तिब्बती ज़मीन के बारे में बताया गया है, जो तिब्बत की ज़मीन है, यानी 1929 और 30 के समय की बात हो रही है, कि बड़ी-बड़ी जागीरदारों में बँटी है। जागीरदार उन्हें कहा जाता है, जो जागीरों के ज़मीनों के छोटे-छोटे हिस्सा बाँट रखा है, उनके जो वो मालिक है, जो उनके केयरटेकर है। इन जागीरों का काफ़ी हिस्सा मठों के हाथ में है। मठ यानी ये जो धार्मिक स्थल है, उनके हाथ में है, वो इनकी मेंटेनेंस देखते हैं। हर जागीरदार बेगार मज़दूरों से खेती कराता है। बेगार मज़दूर उसको कहा जाता है, जो फ्री में काम कर रहा है, जो पैसे नहीं ले रहा कोई काम करने के। यानी ये मंदिर धार्मिक काम है, इस पर्पज़ से वो कर रहे हैं। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु आता है और जब खेती कर रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस को चेक करने के लिए एक बौद्ध धर्म से संबंधित एक भिक्षु आते हैं और जो राजा के समान उनको आदर मिलता है, उनका बहुत सम्मान वहाँ होता है। लेखक और सिंह शेखर बिहार पहुंचे। उनका मुखिया यानी जो मुखिया था भिक्षु नमसे, जो बौद्ध धर्म का मुखिया था, जो हेड था, उसका नाम था भिक्षु नमसे। बहुत ही भला मानस था, बहुत ही भला पुरुष था। यद्यपि लेखक का वेश यानी लेखक जो था भिखमंगे के वेश में था, फिर भी उन्होंने बड़े ही रिस्पेक्टफुली उनको प्रेम से उनको ग्रीट किया, उनका वेलकम किया। यहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद का की 103 हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी हुई और पोथियां अर्थात किताबें रखी हुई थी। तो बुद्ध वचन अनुवाद यानी बुद्ध वचन यानी बुद्ध धर्म से संबंधित जो भी कोई कुछ जानना चाहता है उसका अनुवाद भी वहाँ रखा हुआ था, जिसको वो बौद्ध भाषा नहीं आती। वहीं लेखक ने आसन जमाया राहुल सांकृत्यायन जी ने। यानी उनको इंटरेस्ट आया, वो जानना चाहते थे, वो पढ़ना चाहते थे। पोथियाँ मोटे-मोटे अक्षरों में लिखी थी। एक-एक पोथी 15-15 शेर की वही होगी, यानी रेट की बात कर रहे हैं। लेखक उन पुस्तकों में रम गया, उसको इंटरेस्ट आने लगा, वो उसमें खो गया और जब सुमति ने दोबारा अपने यजमानों के पास गंडे बाँटने जाने के लिए परमिशन माँगी, तो इस बार राहुल जी ने यानी लेखक ने उन्हें मना नहीं किया। उन्होंने उनको कह दिया कि आप जाओ। क्यों? क्योंकि अब उनका इंटरेस्ट आ चुका था उस किताब को पढ़ने में, जो अनुवाद था बुद्ध वचन का। पहले उन्होंने कहा कि मेरा टाइम कैसे स्पेंड होगा, चले जाएँगे, काफ़ी टाइम लगा के आएँगे और जो लेखक थे, वो सुमति के अलावा और किसी को जानते भी नहीं थे, लेकिन सुमति के बहुत जानने वाले लोग थे। इसलिए लेखक को अब अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए एक चीज़ मिल गई और उन्होंने उसको जाने के लिए बोल दिया और गन्ने बाँटने के लिए कह दिया। लेखक ने उसे अनुमति दे दी। अगले दिन वह भिक्षु नमसे से विदाई लेकर
वहाँ से रवाना हो गए, चले गए। तो इस प्रकार यहाँ पे जो यात्रा वृत्तांत है वो खत्म होता है। बहुत ही आसान है, आप एक बार अपनी बुक में भी अगर इसको रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मेरी समरी सुनने के बाद, क्योंकि आपको पता चल जाएगा बेसिकली स्टोरी है क्या। साथ ही साथ आशा है आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया हो। तो हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित सहन या रहने का स्थान क्यों मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि क्यों? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि इसका मुख्य कारण संबंधों का महत्व है, कि वहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस संबंधों पे दिए जाते हैं कि तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहाँ जान-पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान-पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। यानी अगर आपकी जितनी अच्छी जान-पहचान है, आपको रहने को स्थान मिल जाएगा, और अगर आपको जान-पहचान नहीं है, तो आपको रहने का उचित स्थान नहीं मिलेगा और आपको भटकना पड़ेगा। और दूसरा, तिब्बत के लोग शाम को 6 बजे शंख पीकर, यानी जो एक नशीला पदार्थ है, सो जाते थे। तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान भी नहीं रखते थे, और ऐसे में क्या था कि वो अपना क्षण पीकर जो थे अपना इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते थे, नशे की लत में वो खो जाते थे, जिस वजह से वो जो यात्री थे उनका वो ध्यान भी नहीं दे पाते थे। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। ये जो कहानी है 1929 और 30 के तिब्बत की बात है, और तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित उस समय कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम जो थे पिस्तौल, बंदूक रखते थे, क्योंकि कोई कानून ना होने की वजह से सरकार किसी से नहीं पूछेगी, पुलिस किसी से नहीं पूछेगी लाइसेंस के बारे में, तो नॉर्मल लोग भी रखते थे। वहाँ अनेक स्थान निर्जन थे, यानी जहाँ पे कोई लोग ना हो, जहाँ ना पुलिस का प्रबंध था, ना किसी खुफिया विभाग का, और वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे। इसलिए यात्रियों को हत्या और लूट-मार का भय बना रहता था, यानी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी कानून को लेकर। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंगकौर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया? सबसे 2 बड़े कारण हैं कि उसका घोड़ा बहुत स्लो चल रहा था, बहुत सुस्त था, इस वजह से भी लेखक जो था अपने दोस्त से पिछड़ गया। साथ ही साथ वो रास्ता भटक गया, जिसकी वजह से वो 1.5 मील रास्ते पीछे चला गया और फिर उसको वहाँ वापस आना पड़ा, तो इसलिए वो रास्ता भटक गया। बहुत आसान है, अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया है, तो आप कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आ जाए, आप बहुत सरलता से उसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को अनेक उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? देखिए, ये चैप्टर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें यही था कि लेखक को पता था कि जो सुमति हैं, सुमति आपको पता ही है लेखक के दोस्त हैं, और उनकी जान-पहचान वहाँ बहुत ज़्यादा थी। इसलिए वहाँ जाएँगे गंडे बाँटने, तो वो बहुत समय लगाएँगे, इससे 1 हफ्ते का भी समय लग सकता है। वो सबके घर ठहर के आना और सबसे मेल-मिलाप करके आना, और इससे क्या होगा, लेखक को 1 हफ्ता और रुकना पड़ेगा, सुमति का वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए उसने जाने से रोक दिया। लेकिन जब दूसरी बार सुमति को गंडे बाँटने जाना था, तो लेखक ने उनको प्रयास रोकने का इसलिए नहीं किया, क्योंकि अब उनको एंटरटेनमेंट की, अपने मनोरंजन की एक चीज़ मिल गई थी, और क्या मिल गई थी कि वहाँ मंदिर में रखी एक मूल्यवान बौद्ध धर्म की हस्तलिखित पुस्तक उनको मिल गई थी, जिसमें उनका इंटरेस्ट आ रहा था, जिसमें उनकी रुचि जागृत हो रही थी, और वो उसको पढ़ने बैठ गए। उनको पता था कि इसको पढ़ने में समय लगेगा, इसलिए उन्होंने सुमति को दूसरी बार जाने की अनुमति दे दी कि तुम जाओ और जितना समय लगाना है तुम लगा कर आओ। अगला प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आसान सा आंसर है इसका, बहुत सी कठिनाइयाँ थी। वो रास्ता भटक गया, उसका घोड़ा बहुत सुस्त था, उसको धूप का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी पीठ जल रही थी, ठीक है? तो ये सारा परेशानी, उसको रहने को स्थान नहीं मिला, और चोर डाकू होके रास्ते से उसको गुज़रना पड़ा, ऊँची पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ा, ठीक है? तो ये सारा इसके अंदर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने अपने आंसर में नहीं लिखा है तो आप नहीं, आपको कुछ याद आता है चैप्टर से रिलेटेड, तो आप ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? बहुत आसान है। तिब्बती समाज में किसी प्रकार का कोई कानून नहीं था, कोई छुआ-छूत नहीं थी, जाति-पाति, कोई कुप्रथाएँ नहीं थी, औरतें सर पे नहीं करती थी, घूंघट नहीं करती थी, कोई भी अपरिचित व्यक्ति घर के अंदर आ जा सकता था।
वह अपनी तरफ से आपको चाय की पत्ती देकर घर की महिलाओं से चाय बनवा सकता था। और हाँ, बहुत जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे थे उनको घर में नहीं घुसने दिया जाता था। साथ-साथ जो वहाँ की ज़मीनें थी वो जागीरों में विभक्त थी। अधिकतर जागीरें जो थी मठों के अधीन थी। तो ये सारा इसके अंदर आएगा। अगला प्रश्न है, सुमती के यजमान, प्रश्न 8, सुमती के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गाँव में थे। इस आधार पर आप सुमती के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? यानी वो बहुत मिलनसार है कि हर गाँव में उसके जान-पहचान के लोग थे और उसको बहुत रिस्पेक्ट देते थे। साथ ही साथ निरी प्रदेश में उसके जो थे उसको बहुत ज़्यादा सम्मान की उपाधि वहाँ थी। वो जाता रहता था, बहुत सबको गंडे बाँट कर आता था। वो बहुत स्नेही था, मृदु था, उसका स्वभाव बहुत सरल था। आप एक उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं, जब लेखक उसके साथ पिछड़ गया था, तो शुरू में सुमती बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन जब लेखक ने अपनी कहानी बताई कि मेरे को क्या-क्या सहना पड़ा, तो सुमती जो था झट से मान भी गया। तो इससे उसके स्नेही स्वभाव का भी पता चलता है, ठीक है? तो ये सारा इसके अंतर्गत आएगा। देखिए, आप अपना पॉइंट में भी आंसर लिखना चाहते हैं, आप पॉइंट में लिखिए। अगर आप अपना पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो आपको कोई पॉइंट ऐसा, कोई शब्द ऐसा लग रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है या कोई वाक्य ऐसा लग रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए। इससे आपका आंसर जो इफेक्टिव है और जो एग्ज़ामिनर है, जो पढ़ रहा है उस आंसर को, वो आई कैची हो जाता है कि उसका फ़ोकस उस तरफ जाता है कि हाँ, इसमें इसने ये मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया, तो मुझे पूरा आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ये कहना चाह रहा है, यही यहाँ हो चुका है। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त हो चुके हैं। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा, प्रश्न उत्तर भी समझ आए होंगे। इसके बाद भी अगर आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलता है, जो आपको लगता है आप उसका आंसर नहीं ढूँढ पा रहे हैं, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगी। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।